स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका भी इकोनॉमिक्स का पेपर 18 और 20 फरवरी को रहने वाला है। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों इकोनॉमिक्स में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, 31 से लेकर के 52 तक का पूछा जाएगा, उसी प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टोटल 22 क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपका दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2025 के 18-20 फरवरी के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। वीडियो पे कंप्लीटली बन रहेगा, एक एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका वेरी शॉर्ट रहेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 6 को का जवाब देना है 31 से लेकर के 38 तक का प्रश्न में। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको टोटल 12 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे, आप डायरेक्ट आंसर हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिखिए, तो देख सकते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा खंड 20 से आप सभी का। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न का लाजवाब से उत्तर को देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो में क्वेश्चंस का आंसर समझ जाइए तो एग्जाम में दोस्तों आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग फाइनली देखते हैं। सपोर्ट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों सबसे लाजवाब क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन, सबसे इजी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। अर्थव्यवस्था में दोस्तों कौन कौन सा समस्या हो सकता है, उसमें से आपको केवल और केवल दो के बारे में लिखना है। तो किसी अर्थव्यवस्था की दो केंद्रीय समस्या निम्न है, जैसे कि किन वस्तुओं का, ठीक है, उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। ठीक है, किन वस्तुओं को उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये अर्थव्यवस्था का पहला केंद्रीय समस्या है। दूसरा में देखा जाए तो केंद्रीय उत्पादन किया जाए। ठीक है, यानी कि कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, क्योंकि बिना संसाधन का उत्पादन होगा नहीं। ठीक है, और आप लोग के लिए जो पहला था वो आपका किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। ठीक है, ये आपका अर्थव्यवस्था की दो केंद्रीय समस्या है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक का एमसीक्यू पूछा जाएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। अभी जो है 31 से लेकर 52 तक आप लोग बन रही है। 32 नंबर दोस्तों सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उस सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी कि किसी भी अतिरिक्त जो इकाई है, मान के चलिए आपका 5 गो रोटी था। ठीक है, 5 गो रोटी था और इसका एक अतिरिक्त इकाई आप लोग एक रोटी आप लोग खा चुके हैं, तो खा गए, इसका मतलब कि कुल जो है आपका उपयोगिता में वृद्धि हुआ। पहले 0 था, अब आपका 1 हुआ। ठीक है, टोटल 1 आपको खा गए, तो सीमांत उपयोगिता इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए जहाँ पर कुल उपयोगिता की वृद्धि हो वहीं पर आपका सीमांत उपयोगिता उसको हम लोग कहेंगे टोटल। ठीक है, यूटिलिटी। फिर दोस्तों आपका कीमत रेखा क्या है। कीमत रेखा आपको बताना है कि कीमत रेखा को कैसे आप लोग परिभाषित कीजिएगा। तो कीमत रेखा एक फॉर्म के मांग वक्र को दर्शाता है। जो कीमत रेखा दोस्तों किसको दर्शाता है, मांग वक्र को। ठीक है, यह बाजार कीमत एक फॉर्म के उत्पादन मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। मतलब कि जो बाजार का जो कीमत है और फॉर्म का जो उत्पादन है, फॉर्म जैसे गोदाम हो गया, ठीक है, बहुत सारा अलग अलग वेराइटी चीज़ का, तो उसमें जो कीमत निर्धारित किया जाता है उसी को कीमत रेखा हम लोग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि काला बाजारी का मतलब क्या होता है। काला बाजारी क्या होता है, तो काला बाजारी किसी आकस्मिक स्थिति के चलते हुए, ठीक है, विशेष की कमी आ गई है, मतलब कि वस्तु विशेष की कमी है। मतलब जैसे कि काला बाजारी क्या है, तो आकस्मिक स्थिति में जो वस्तु है इसका विशेष की कमी आ रही है, उसका लाभ उठाते हुए वस्तु को ऊंचे दाम पर बेचना, ठीक है, बेचकर अनुचित लाभ कमाने की प्रक्रिया को काला बाजारी कहते हैं। काला बाजारी मतलब आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, कि चोर बाजार। जैसे कि आप लोग देखिए 2 रुपये का सामान था, वो आपको 4 रुपये में दे दिया, तो इसी को काला बाजारी कहेंगे, क्योंकि वो लाभ अपना ज़्यादा कमाना चाहेगा और आपसे ज़्यादा पैसा लेना चाहेगा, इसी को काला बाजारी कहते हैं। ठीक है, काला काम। चलिए 35 नंबर देखिए, मूल्यह्रास से क्या मतलब है। मूल्यह्रास किसको कहेंगे, तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों लिखा है कि मूल्यह्रास एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, मूल्यह्रास एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष आपका जो होता है उसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में सामान्य टूट फूट और उनके गिरावट के कारण वस्तुओं के मूल्य में जो कमी आती है मूल्यह्रास कहलाती है। जैसे कि मान चलिए कि आपका कहीं दूसरे देश से, ठीक है, अन्य देश से आप लोग एक ट्रांसपोर्ट किए, ट्रांसपोर्ट बोले तो
मान चलिए ऐसा चीज़ कांच का चीज़, ठीक है, कांच का चीज़ आप लोग ट्रांसपोर्ट किए हैं। मान के चलिए कि 5 गो गिलास, ठीक है, 5 गो गिलास जो कि आपका शीशा का था, ठीक है, किसका था, शीशा का। या फिर दोस्तों आप लोग कंप्यूटर मान लीजिए, किसी प्रकार से एक ऐसा चीज़ मान लीजिए जिसको ट्रांसपोर्ट के दौरान उसमें टूटा फूटा कमी आ चुकी है, ठीक है, इधर उधर से घिसक गया, उसका मतलब कि उसमें मूल्य में कमी आ जाएगा। जैसे कि मान चलिए जो कंप्यूटर आया था वो 50,000 का था, ठीक है, अगर आज सही सलामत हो तो वो 50,000 का बिकता, और जैसे ही टूट फूट हो गया तो दोस्तों 50 से आपका 45,000 रुपये ऊपर आ गया, 5,000 इसमें कम हो गया, और इसी को हम लोग मूल्य ह्रास करते हैं कि आपका मूल्य में कमी, ठीक है। चलिए 36 नंबर, बैंक दर किसे कहा जाता है? तो बैंक दर किसको कहेंगे? तो बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है। केंद्रीय जो बैंक है ये वाणिज्यिक बैंक जैसे आपका बैंक, ठीक है, इसको क्या करता है, यह ऋण देता है, ठीक है, इसी को हम लोग बैंक दर कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सीमांत बचत की प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। सीमांत बचत प्रवृत्ति वही एमपीएस, ठीक है, एमपीएस क्या होती है? तो एमपीएस दोस्तों हम लोग देखिए, एमपीएस बचत में परिवर्तन मतलब कि एएस तथा आय में परिवर्तन मतलब एवाई के अनुपात को व्यक्त करता है। आप लोग इतना लिखने के बाद एक और चीज़ आप लोग लिखिएगा, जो यहाँ पर हम लिखे हैं कि जो एमपीएस है ना, ये आप सभी का बचत में परिवर्तन और आप सभी का आय में परिवर्तन, ठीक है, बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। इसी को हम लोग सीमांत बचत की प्रवृत्ति एमपीएस कहते हैं, ठीक है, याद आप लोग रख लीजिएगा। इसका दोस्तों 38 नंबर, प्रगतिशील पर क्या कार्य है? प्रगतिशील कार्य क्या? प्रगतिशील कार्य मतलब कि एक जो ऐसा कार्य है जो क्या रहा है, तो गतिशील कर, ठीक है, एक ऐसा कर है जो आपका गतिशील कर मतलब उस पर टैक्स लगते जा रहा है, इसी को हम लोग प्रगतिशील कर कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि प्रगतिशील कर जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर ऊंची हो जाती है, ठीक है। 5 लाख था तो मान चलिए कि 10% कर लगा था, ठीक है, 10%, तो इतना कर लगा। मान चलिए आप लोग 6 लाख कोई कमाया तो उस पर वो आपका जो है कर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, 10 से आपका 12% होगा। ऐसे कर को दोस्तों हम लोग प्रगतिशील कर कहते हैं। मतलब आप लोग आम भाषा में याद रखिए कि जिसमें ठीक है, जिस व्यक्ति पर कर की दर जो है बढ़ती जाती है उसी को प्रगतिशील कर कहते हैं। आम भाषा में ऐसे लिख दीजिएगा, ये भी कोई खराब भाषा नहीं है, आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए खंड बी की ओर हम लोग जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो कि आपको 150 शब्द में एक क्वेश्चन का जवाब देना है और 15 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, सॉरी 15 नहीं 18 नंबर मिला, कितना, 18 नंबर। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है, कई बार एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न वैकल्पिक उत्पादन की संभावना अथवा संयोग को दिखाती है, ठीक है, वह वक्र जो दो वस्तुओं के विभिन्न वैकल्पिक उत्पादन और संभावना का जो संयोग है, जो जोड़ है, ठीक है, उसको दिखाती है, जिन्हें दिए हुए साधन तथा उत्पादन की तकनीकी द्वारा उत्पादित किया जाता है। जो भी साधन दिया गया है या फिर उत्पादन का जो भी तकनीकी है, ठीक है, इसके द्वारा जो भी आप लोग उत्पादित वस्तु को उत्पादन कीजिएगा, इसी को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसका जो रेखा होता है दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इसका रेखा जो है बाएं से दाएं की ओर होता है, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर होता है, आप लोग याद रखिएगा हमेशा। अब आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन से, मांग के नियम से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मांग क्या है? तो मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में कमी से उसकी मांग में मांग गई मात्रा बढ़ती है। मतलब वस्तु की कीमत अगर कम गया तो आपको भी जाहिर सी बात है कि अगर वस्तु का कीमत कम गया तो मांग क्या ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बाजार में यही सब चलता है, जहाँ पर कीमत कम है सबसे ज़्यादा उसी को आदमी खरीदेगा। वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में मात्रा घटती है, ठीक है, ये दोस्तों अपोजिट होता है कीमत का, ठीक है, कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, मांग बढ़ेगा तो कीमत आपका क्या होगा, तो आपका घटेगा, ठीक है, ऐसा आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लिखें कि अन्य वस्तु की कीमत स्थिर हो, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, ऐसा आप लोग लिख दीजिएगा। उपभोक्ता की रुचि एवं फैशन में स्थिर हो। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अल्पकालीन सीमांत लागत यू आकार का क्यों होता है, ठीक है, अल्पकालीन सीमांत लागत यू आकार का बोले तो यहाँ पर जो ग्राफ रहेगा इसमें ये इस प्रकार का यू आकार का क्यों होता है। तो यहाँ पर लिखा गया कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होने के कारण, परिवर्तनशील बोले तो, ठीक है, अल्पकालीन में क्या होता है ना कि एक साधन आपका परिवर्तनशील होता है,
जिसके कारण दोस्तों सीमांत लागत SMC, ठीक है, अल्पकालीन को हम लोग एस बोलते हैं, सीमांत लागत को MC बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। यू आकार की होती है जो कि आपका परिवर्तनशील अनुपात के नियम के कारण परिणाम स्वरूप इसका अगर आप लोग देखा जाए तो अल्पकालीन सीमांत लागत की जो रेखा है, ठीक है, रेखा दिए गए कारक मूल्य के साथ प्रारंभ में गिरती है और न्यूनतम बिंदु तक पहुंचने के बाद इसमें वृद्धि होती है। मतलब जो पहला में जो रेखा दिया गया था इसमें क्या होता है, ये गिरता है और जैसे दोस्तों यहाँ पर नीचे आपका बिंदु पहुंचता है तो ये आपका वृद्धि होने लगता है फिर से, ठीक है। अतः अल्पकालीन जो है आपका सीमांत लागत यू आकार की होती है। तो आप लोग जाहिर सी बात है आप लोग इस प्रकार से लिखिए कि अल्पकालीन लागत यू आकार का इसलिए होता है क्योंकि इसमें परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है, ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। दीर्घकाल में आपका पैमाने का प्रतिफल नियम जो लागू होता है आप लोग ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। 42 नंबर देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा की क्या प्रवृत्ति है। कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत है दोस्तों, ये कीमत रेखा कैसा होता है ये आपको बताया गया है, बोला गया है, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा क्षैतिज अर्थात अक्ष के समानांतर होती है। क्षैतिज बोले तो दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है, क्षैतिज। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग कीमत का निर्धारण होता है। उद्योग बोले तो दोस्तों फर्म कीमत का, ठीक है, फर्म कीमत का क्या होगा, निर्धारण होगा। फर्म उस कीमत को स्वीकार कर सकती है। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में और कीमत का जो निर्धारण दोस्तों उसके मांग, ठीक है, मांग और पूर्ति के द्वारा की जाती है। क्योंकि प्रोफेशनल मार्शल बोला था कि अगर किसी भी वस्तु का कीमत का तय करना है तो उसमें देखना है कि मांग और पूर्ति उसका बराबर है कि नहीं, ठीक है। इस प्रकार से होता है 42 नंबर का आंसर। 43 नंबर देखिए, राष्ट्रीय आय का लेखन से आप क्या समझते हो, उसका महत्व बताइए। राष्ट्रीय आय लेखा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सभी देश अपने राष्ट्रीय आय से, ठीक है, राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों का जो व्यवस्थित हिसाब किताब करता है, रखता है, उसको राष्ट्रीय आय लेखा कहते हैं। मतलब जो भी देश है, पर्याप्त देश, भारत, पाकिस्तान, चीन, भूटान, जापान, बांग्लादेश, ठीक है, जितना भी देश है अपने अपने जो भी संबंधित इसका आंकड़ा है, इसका जो भी हिसाब किताब रखता है उसे राष्ट्रीय आय का लेखा कहा जाता है। लेखा मतलब कि हिसाब किताब रखने वाला। यह व्यवसाय लेखा की तरह दोहरी अंकलन प्रणाली के, ठीक है, प्रणाली के आधार पर तैयार की जाती है। राष्ट्रीय आय के 3 गो पहलू है। देखा जाए तो दोस्तों उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य में दोस्तों आपका, ठीक है, ये आपका दोनों का दोनों राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आएगा। साधन आय का योग भी आएगा। कुल अंतिम व्यय जितना खर्च किया गया उसमें संबंधित राष्ट्रीय आय का लेखा कहा जाता है। महत्व की बात की जाती है देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में, ठीक है, किस प्रकार से देश का जो है आय है राष्ट्रीय में, प्रत्येक देश के प्रत्येक क्षेत्र के अंश का अनुमान लगाने में, विभिन्न क्षेत्रों की देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना करने में। मतलब बताएगा कि हमारा जो है एक साल में जो है आपका जो है GDP कितना ग्रो हुआ नहीं हुआ, ठीक है, ये सब आपका इसमें आता है। 44 नंबर देखिए, केंद्रीय बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक में अंतर बताइए। केंद्रीय बैंक क्या होता है और वाणिज्यिक बैंक क्या होता है। तो केंद्रीय बैंक हम लिखें कि केंद्रीय बैंक वह बैंक होता है जो पूरे राज्य के अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगर एक लाइन और जोड़ना चाहिए तो आप लोग लिख दिएगा कि केंद्रीय बैंक क्या करता है कि व्यावसायिक बैंक को ऋण देता है, ठीक है, ऋण देता है। इसके बाद व्यापारी बैंक वह होता है जो आम आदमी के लिए बैंकिंग और सेवाएं का काम करती है, ठीक है। केंद्रीय बैंक दोस्तों व्यावसायिक बैंक को ऋण देता है और व्यापारी बैंक दोस्तों किसको ऋण देगा, तो आम लोग को ऋण देगा, ठीक है, आम लोग, आम आदमी को। ऐसा आप लोग लिख दीजिएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। 45 नंबर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, इसे कैसे मापा जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसको MPC नाम से जानते हैं, उपभोग में परिवर्तन AC तथा आय में परिवर्तन AY के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। मतलब जो MPC होता है ना दोस्तों ये आप सभी का AC/AY होता है, ठीक है। MPS हम लोग देखे थे, MPS क्या देखे तो AS/AY हम लोग देखे थे। तो इस प्रकार से ये आपका MPC हो गया। यह बताता है कि आय में परिवर्तन के साथ साथ उपभोग में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, जैसे कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अर्थात इसकी माप दोस्तों आय में परिवर्तन से उपभोग व्यय होने वाले परिवर्तन के बीच अनुपात ज्ञात किया जाता है। अल्पकाल में क्या होता है, ये आपका स्थिर होता है। 46 में देखिए, 46 में कहता है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो प्रत्यक्ष कर वह कर होता है, ठीक है, जिसमें दोस्तों
कर दबाव और करापात किसी एक व्यक्ति पर पड़ता है। मतलब कि यहाँ पर आपको बताना प्रत्यक्ष कर वाकर है। जो कर दबाव एक प्रकार का होता है और करापात भी एक प्रकार का होता है, जो दोस्तों किसी एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसमें दोस्तों आयकर शामिल होता है और निगम कर शामिल होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों अप्रत्यक्ष कर हुआ कर होता है, जिसमें दबाव एक व्यक्ति पर और करापात किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। इस प्रकार के कर को अप्रत्यक्ष कर, जैसे कि मनोरंजन कर हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चंस बताया गया है, यहाँ पर आपको सेक्शंस ए का और सेक्शंस बी का क्वेश्चंस बताया गया। अभी दोस्तों सेक्शंस आपका डी अब का बचा हुआ, आपको टेंशन नहीं लेना, सी वाला। ठीक है, वो भी आपको जल्द मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। या फिर दोस्तों आपका इंतजार नहीं हो रहा तो आप लोग 50 लाख अगर गेस्ट पेपर बाय किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करके। ठीक है, क्योंकि सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों यही गेस्ट पेपर से आएगा, जिसमें ऑल सब्जेक्ट आपका शामिल किया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। कोई बच्चा बोलेगा कि सर इंग्लिश मीडियम में कहाँ मिले, इसी गेस्ट पेपर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए, आपको व्हाट्सअप करना है, 50 पे कीजिए, गेस्ट पेपर ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यही रखते हैं। आपको सारा समझ में आ चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट